इफ यू सी द नेचर ऑफ क्वेश्चंस तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं दे आर रिलेटिवली ऑन इजी टू मॉडरेट साइड एंड डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इंट्रोडक्शंस पे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। 10 मार्कर है, मुश्किल से 15 वर्ड्स लिखो इंट्रोडक्शन में, आगे बढ़ो। एंड आई टोल्ड यू 2 वेज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस। तो नो कि जो वो लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अगले साल मेंस देंगे या अगले साल एग्जाम में अपीयर होंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर योर हिस्ट्री इन जीएस? One thing. Hello everyone, I am Ranjan Singh, Faculty of History at Ajmal IAS Academy, and today I am here to discuss this today's paper of GS1 CSE 2025 GS1। मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। टोटल 6 क्वेश्चंस आए हैं, जो मतलब पुराना ट्रेंड फॉलो किया है यूपीएससी ने। 3 क्वेश्चंस इन 10 मार्कर एंड 3 क्वेश्चंस इन 15 मार्कर। ओके, इफ यू सी द नेचर ऑफ क्वेश्चंस तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं दे आर रिलेटिवली ऑन इजी टू मॉडरेट साइड। टफ कोई भी नहीं है हिस्ट्री में से। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इट वेल देन यू definitely can write a very good answer for each and every question of history in this GS paper 1. So let's start with this discussion. The first question was a pretty direct one, which is asked from your IVC period. IVC जो हमारे सिविल सर्विसेज में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। डिस्कस, प्लीज अंडरस्टैंड कि कमांड वर्ड क्या है। तो कमांड वर्ड डिस्कस है। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर। ओके, सो यस, वैसे बहुत डायरेक्ट है बट कमांड वर्ड की वजह से हमें थोड़ा सा इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे आंसर्स में वो उस पर ध्यान देना होगा। सो व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ योर हरप्पन आर्किटेक्चर? वी नीड टू डिस्कस दोज एस्पेक्ट्स। प्रीटी डायरेक्ट वन। सो लेट्स सी कि क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए हमें इसमें। एक बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए इसमें। तो इफ यू सी द इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हमें एक 2 तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत जेनरिक, बहुत सिंपल रख के कि आईवीसी पीरियड कौन सा पीरियड है। ओके, सो द आईवीसी पीरियड is the period between 2600 BC to 1900 BC, which is one of the earliest urban civilization in the whole world. एक generic दे दिया, ये एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। दूसरा इंट्रोडक्शन ये हो सकता है दैट आईवीसी और यू कैन से इन द सरस्वती सिविलाइजेशन, ये भी लिख सकते हो। सो इज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इस तरीके से भी एक जेनरिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एंड डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इंट्रोडक्शंस पे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। 10 मार्कर है, मुश्किल से 15 वर्ड्स लिखो इंट्रोडक्शन में, आगे बढ़ो। एंड आई टोल्ड यू 2 वेज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस। बट व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स? बॉडी पार्ट अगर हम देखें तो सैलिएंट फीचर्स में सबसे पहला डोमिनेशन किसका है? डोमिनेशन आपका सेक्युलर आर्किटेक्चर का है। रिलीजियस आर्किटेक्चर आर we have not found evidences of religious architecture। कोई टेम्पल का एविडेंस हमें इस पीरियड से नहीं मिला है जिसे हम एक्यूरेट एविडेंस ऑफ टेम्पल कह सकते हैं। सो द आर्किटेक्चर जो है वो सेक्युलर इन नेचर और कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद दूसरा फीचर क्या है? सिटी जो है इज अ वेल प्लान्ड सिटी। सो सिटी प्लानिंग, सिटी प्लानिंग। अब सिटी प्लानिंग में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट और व्हाट यू कैन से कि सिटी प्लानिंग को यू कैन इलाबोरेट अपॉन। सिटी प्लानिंग में मोस्ट ऑफ द सिटीज जो हैं वो आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होती हैं। हियर यू कैन इवन ड्रॉ द डायग्राम, जहां पे वेस्टर्न साइड में आप सिटाडेल दिखा दोगे एंड ईस्टर्न साइड में आप लोअर टाउन दिखा दोगे। ओके, सो व्हेन यू आर एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हर जगह डिस्कस एस्पेक्ट को लेना है। सेक्युलर इन नेचर, हमें रिलीजन का डोमिनेशन कम दिखता है। आर्किटेक्चर यही शो कर रहा है कि रिलीजन का डोमिनेशन कम हो सकता है आईवीसी पीरियड में।
ऐसे ही सिटी प्लानिंग में विल सी कि डिस्कस क्या करेंगे कि द सिटी आर्किटेक्चर और मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू, विच अगेन रिफ्लेक्ट्स द सोशल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पीरियड। हो सकता है जो आपका जो सिटाडेल एरिया में वहां पे रिच एंड पावरफुल पीपल लिव्ड एंड योर लोअर टाउन्स में द कॉमनर्स लिव्ड। सो दैट सेकेंड डायमेंशन सिटी प्लानिंग को ही इलैबोरेट करते हुए यू विल से दिस सिटाडेल एंड लोअर टाउन, बट एट द सेम टाइम यू विल मेंशन कि ऐसा हर सिटी में नहीं देखा गया है। वी हैव सम वेरिएशंस लाइक धौलावीरा में 3 डिविजन्स थे। देयर आर सम सिटीज जहां पे डिवीजन है ही नहीं। सो दोज थिंग्स यू नीड टू हाईलाइट। डिस्कशन में ये सारे एस्पेक्ट लाने पड़ेंगे। यूनिफॉर्मिटी जो है, क्योंकि दिस हड़प्पन एम्पायर इज ह्यूज, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं ऐसा है कि हर जगह एक ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा नहीं है। दैट ऑल्सो यू नीड टू हाईलाइट इन योर डिस्कशन। दूसरी चीज सिटी प्लानिंग को, क्योंकि बिकॉज दिस इज द मेन फीचर, तो यहां पे आप इलैबोरेट करोगे। जनरल प्लानिंग के बाद आपका ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स को हाईलाइट करोगे। थर्ड, जनरल में यू विल ऑल्सो इलैबोरेट ऑन योर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के बाद वाटर कंजर्वेशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर कंजर्वेशन। एग्जाम्पल ऑफ धौलावीरा दोगे। इवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग यू विल राइट, मनहर मनसर यू विल राइट, ऑल ऑफ दैट। ये सारी चीजें हम लोग क्लास में करते ही हैं। एंड यस, वाटर कंजर्वेशन के बाद जेनरिक लेवल पे दीज आर द थिंग्स। देन हम अगर अब हाउस को देखें, हाउस का पैटर्न कैसा दिखता है हमें, तो वहां पे भी वेल प्लान्ड हाउसेज हैं जहां पे आपका स्क्वायर कोर्टयार्ड, रूम्स उसके चारों तरफ दिख रही हैं, एंड फिर उसके अलावा हर घर में सैनिटेशन एंड हाइजीन वाला जो एस्पेक्ट है वो दिखाओगे। हर घर में बाथरूम्स हैं, सो सैनिटेशन वो हाईलाइट करोगे। एट द सेम टाइम सैनिटेशन हाइजीन के अलावा आपका ड्रिंकिंग वाटर मींस ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी इस सिटी स्ट्रक्चर का ही पार्ट था, क्योंकि हमें वेल्स मिले हैं इनसाइड द कोर्टयार्ड एंड इवन इन योर पब्लिक एरियाज, तो वहां से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी आप एश्योर कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आर्किटेक्चर। पहला सेक्युलर कैरेक्टर है, दूसरा वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर है, उस प्लानिंग को इलैबोरेट किया। अंडरस्टूड? and that would be the, and her aspect में we need to highlight the discussion that shows what does it implies, that aspect also we need to highlight. And conclusion क्या होगा? conclusion इसके बाद if we say, and one more thing जो हम इसके architecture style में डाल सकते हैं features में ही, वो आपका थर्ड फीचर हो सकता है यूज ऑफ योर स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है विच यू कैन हाईलाइट। सो इट्स मोर मीन तब जितने भी फीचर्स लिख सकते हो, इट्स 1 2 3 4 5। एंड देन कंक्लूजन में क्या होगा? कंक्लूजन में यू कैन हाईलाइट द क्योंकि डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स पूछा है, तो हाउ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अस इन 21st सेंचुरी, हाउ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अस इन रिजॉल्विंग द अर्बन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पीरियड, दैट कैन बी अ गुड कंक्लूजन। ठीक है, फ्रॉम आईवीसी वी शुड लर्न से sanitation, we should learn say your water conservation, all of that which is very helpful for us in 21st century. That can be a valid conclusion. I hope you understood it. अगर ये सारे aspects cover किए, then you will get a decent marks. Okay. Now let's see the second question. Second question क्या है? Again, see this second question examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. So, सबसे पहले before discussing this question, I want you to understand this कि अभी recent trend अगर UPSC का देखोगे तो UPSC आपको religion, social and economy of your एंशिएंट पीरियड, अर्ली मिडाइवल पीरियड एज वेल एज मिडाइवल पीरियड, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है।
ओके एंड यहां पे डायरेक्टली रिलीजन ना पूछ के रिलीजियस पॉलिसी ऑफ एन एम्पेरर पूछ लिया गया है. सो दिस शोज कि जो यूपीएससी का ट्रेंड है इन विथ रिस्पेक्ट टू योर एंशिएंट एंड मिडाइवल, उसमें आपको this ancient and medieval should not be studied only from the context of your prelims, but we also need to study ancient and medieval with respect to your mains preparation. तो वो ध्यान रखना है for the next year. Those aspirants who are preparing for next year, they need to understand this. Understand? So now let's see question क्या कह रहा है. Examine, again keyword क्या है याद रखो, examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, क्वेश्चन का मतलब तो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड. religious syncretism, it is talking about your the policy of sulle kul, religious harmony which, or universal harmony which Akbar wanted to achieve. But at the same time the question talks about your examine, or gives the command word examine. Therefore we need to analyze ki at what was the aim of all these religious or you can say all the tenets of the religious policy of Akbar. Understood? Examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. Let's see क्या क्या चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे. जो नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है. यहां पे जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी है उसका क्रक्स जरूर हम दे सकते हैं. अकबर की रिलीजियस पॉलिसी या क्रक्स दे दें, या फिर एक ये भी तरीका है इंट्रोड्यूस करने का कि जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी और अकबर्स सेक्युलर रिलीजियस पॉलिसी, वो हम हाईलाइट कर दें यहां पे स्टार्टिंग में. से फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं दैट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर हाईलाइट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ you can say in Sufism, Wahadat ul Wujud. That's the principle which is reflected in his this religious policy. Matrimonial alliances with Rajputs, क्योंकि अगेन फैमिली में जो कंडीशन होती है एंड उसका इन्फ्लुएंस आपके थॉट्स पे पड़ता है. सो दैट इज ऑल्सो थिंग. मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत्स. देन थर्ड कैन बी योर इबादत खाना डिबेट. सो हाउ आई स्टार्टेड कि उन फैक्टर्स को हाईलाइट किया जिसने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है. सो बिगिनिंग में हमने वो हाईलाइट कर दिया कि अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी हाईलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफिज्म, मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत्स, एज वेल एज द इन्फ्लुएंस ऑफ इबादत खाना डिबेट. ओके, यू कैन गो ऑन. और भी चीजें हैं जैसे अपब्रिंगिंग ऑफ अकबर, एट द सेम टाइम जो दिस मंगोलियन ट्रेडिशन, all of that can be added, but yes, this because it's a 10 marker only, तो इतना काफी है. Introduction cannot be more than 20 words. 15 to 20 words ये अपना मैक्सिमम लिमिट रखना है इंट्रोडक्शन के लिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. देन इंट्रोडक्शन के बाद अगर मैं बॉडी पार्ट की बात करूं तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस सिंक्रेटिज्म. तो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म में वो कैसे उस यूनिवर्सल हार्मनी को अचीव करने की बात कर रहा है, और अपने रिलीजियस पॉलिसी में ही इज ट्राइंग टू एसिमुलेट ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ योर हु वर लिविंग इन दिस मुगल एम्पायर. दैट इज व्हाट वी नीड टू हाईलाइट. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेनेंट्स ऑफ religious policy or features of your religious policy. So पहला क्या हो गया, abolition of your pilgrimage tax, abolition of jizya. What does it imply? It implies that he wanted to end the discrimination between people, between his citizens, or I would say between his people on the basis of religion. So these two things you need to highlight, that abolition of your pilgrimage tax, then second
abolition of your jizya. Then इसके बाद एक चीज और आती है, इबादत खाना डिबेट जो है ना, इबादत खाना डिबेट के बाद हम देखते हैं महजर, डॉक्ट्रीन ऑफ महजर और दिस डॉक्यूमेंट ऑफ महजर. सो यू नीड टू महजर ब्रीफली डिस्कस दिस ऑल्सो, बिकॉज महजर ने क्या किया था, इसने उलेमाज के डोमिनेशन को चैलेंज किया था. This document actually said that Akbar is Khalifa. He regarded Akbar as a Khalifa, and the Khalifa has the right to interpret the religious tenets or religious text of Islam, and therefore he challenged the domination of ulemas in this society. So because many ulemas were very orthodox and they wanted कि शरीयत को completely you can say implement किया जाए, all of that, but he did not wanted that. So that will be the thing. Then fourth one will be your Tawheed e Ilahi. You need to discuss the tenets of this Tawheed e Ilahi also. This is a new sect or religion which he established. न्यू सेक्ट और रिलीजन विच ही एस्टैब्लिश्ड, जहां पे जो न्यू मेंबर होगा he need to surrender his property, his religion, his honor and his life for him. That was the thing, Tawheed-e-Ilahi, and it aimed to achieve sul-e-kul. So what it aimed to achieve, that also you need to highlight. Sul-e-kul, and that is your religious or you can say universal harmony among all the people. Okay, so ये aspect आप दिखाओगे पहले. 1 2 3 4 ये आपके tenets हो गए या आपके features हो गए, and even तौहीद इलाही को elaborate करोगे. Then second, और I would say जो last का 25% of answer होगा, वहां पे you will see कि ये जो aim है इसका वो क्या है, ये जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है वो उसका एम क्या है और कितने हद तक ये फॉलो हुआ है. दैट इज व्हाट वी नीड टू सी. सो द एम ऑफ दिस रिलीजियस सिंक्रेटिज्म ऑफ अकबर which is reflected in these policies was to keep his empire united, to bring peace and harmony in his empire. That you can say is more so a political aim. So his religious policy, many scholars argue that his religious policy was actually driven by political aim. So that also you need to highlight. After writing this, you need to say that his policy of this Sul-e-Kul or Deen-e-Ilahi could not become prominent or could not achieve much success because जो इसकी membership थी वो बहुत कम थी. That also you need to highlight. And in conclusion क्या लिखोगे, that due to his religious policies and the policy of religious syncretism, we could see that during Akbar's reign I would say religious harmony was existing. The religious आपके rights हैं या communal rights हैं या revolts हैं वो हमें नहीं दिखते हैं, and it was relatively more peaceful period. एट द सेम टाइम वन मोर पॉइंट यहां पे ऐड कर सकते हो, इस रिलीजियस सिंक्रेटिज्म में कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल आपका डोनेशंस टू योर हिंदूज, डोनेशन टू दिस सूफी सेंट्स एंड दरगाह ऑफ सूफी सेंट्स. ओके, सो ऑल ऑफ दैट कैन बी एडेड. हिंदू टेम्पल्स का एग्जांपल आप मथुरा से ले सकते हो, आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का के दरगाह का एग्जांपल आप अजमेर से ले सकते हो. He donated, he made several donations to that place, and at the same time he also जो इबादत खाना डिबेट है उसमें सबको इंक्लूड करने की कोशिश की थी. he wanted to listen to the religious teachings of all the religions which were being practiced in India during that period, and that also shows कि he wanted to learn about them and use the learning to create a united group, or you can say to achieve peace in your empire. That was also one thing which you need to highlight.
So this is your second question, that is your examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. Okay, now let's see the third question. The third one is related to your sculpture art. स्कल्पचर आर्ट पे यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है. वहां पे स्कल्पचर आर्ट रिफ्लेक्टिंग द सोशल एंड रिलीजियस डोमेन और द प्रैक्टिसेस ऑफ द पीरियड, इस तरीके से सवाल बनाया था. यहां पे भी कुछ हद तक वैसा है, नॉट एग्जैक्टली द सेम. उसे व्हाट इट सेड कि यहाँ स्कल्पचर आर्ट को बहुत स्पेसिफिकली पिन पॉइंट किया गया है किस पीरियड के लिए, तो आपका अर्ली मिडाइवल पीरियड. अर्ली मिडाइवल पीरियड में भी चंडेल आर्ट फॉर्म्स. तो चंडेल राजपूत दे रूल्ड इन योर रीजन ऑफ योर बुंदेलखंड एंड खजुराहो and all of us know that Khajuraho temples like your Kandaria Mahadev temple and all, and they are very very famous temples and part of UNESCO World Heritage Site list. Okay, so उन temples की जो खासियत है सबसे बड़ी, वो उनकी स्कल्पचर आर्ट है. तो उसी एस्पेक्ट पे सवाल बनाया गया है. ओके, सो इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, लेट्स सी कि इसको हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. द स्कल्पचर्स फिल्ड द चंडेला आर्ट फॉर्म्स विथ रिजिलियंट विगोर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ. इट्स मोर अबाउट द एज एन आर्ट फॉर्म, वो उसमें क्या क्या चीजें ऐड कर रहा है, at the same time reflecting about the life and the practices of the people. All of that need to be highlighted. All of this need to be highlighted. In other words, artistic excellence as well as the reflection of your religion and your social practices and all of that need to be highlighted over here. Introduction क्या हो सकता है? Introduction can be Chandela art forms which is visible in your Khajuraho temples like Kandaria Mahadev and all. They reflect the artistic sense of, or you can say they reflect the religious development, religious and social development of your early medieval period. इस respect में हम general introduction लिखेंगे. बट हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे. अगेन वाई आई एम सेइंग कि कुछ एग्जाम्पल देंगे, बिकॉज दैट विल रिफ्लेक्ट कि आप यू नो अबाउट कि हाँ चंडेल आर्ट फॉर्म्स में जो टेम्पल्स हैं उनमें कौन कौन से प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं. ओके, या फिर हम इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते हैं कि चंडेल आर्ट फॉर्म्स जो टेम्पल्स के एग्जाम्पल देते हुए कि दे वर पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इस रेस्पेक्ट में मतलब इन एनी वे यू कैन इंट्रोड्यूस. बॉडी पार्ट में क्या क्या लिखेंगे? बॉडी पार्ट में सबसे पहले आर्टिस्टिक एक्सेलेंस को हाईलाइट करेंगे. आर्टिस्टिक एक्सेलेंस में हम ये दिखाएंगे कि हाई रिलीफ स्कल्पचर्स मिले हैं हमें. ओके, दूसरा आपको जो स्कल्पचर्स हैं दे आर वेरी रियल इन अ सेंस कि रियलिटी और रियल नेचर, रियल, वो हाईलाइट करेंगे. एट द सेम टाइम हम ये भी हाईलाइट करेंगे कि वो उनकी थीम्स क्या हैं. थीम्स, इरोटिक थीम्स एंड ऑल ऑफ दैट वी नीड टू हाईलाइट. सो थीम ऑल्सो वी विल हाईलाइट. गॉट इट? Now after this, after writing this artistic aspect or artistic sense, we will also highlight about the religious aspect. Even these sculptures not only highlight the gods and goddesses, rather they also show the influence of your tantricism. रिलीजन में तांत्रिसिज्म का इन्फ्लुएंस भी हाईलाइट हो रहा है, बिकॉज तांत्रिसिज्म में यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन इज वन वे ऑफ अचीविंग सैल्वेशन. So in many of these sculptures we found those erotic themes which we are seeing is actually reflection of your tenets of your tantricism in Hinduism. Okay, so that idea you need to highlight. Okay, उसके अलावा तो दैट विल बी द फोर्थ पॉइंट जो रिलीजियस एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहा है एंड इन्फ्लुएंस ऑफ तांत्रिज्म एंड ऑल जो मैंने बताया. देन वी कैन इवन
से दैट जो आर्टिस्टिक ब्यूटिफिकेशन में और आर्टिस्टिक सेंस में ही एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं जहां पे हमें स्कल्पचर्स का ब्यूटिफिकेशन जो किया गया है, ज्वेलरी एंड ऑल, फिर द बॉडी शेप्स एंड ऑल ऑफ दैट शोज द आर्टिस्टिक एबिलिटीज ऑफ दोज पीरियड्स एंड दैट ऑल्सो हाईलाइट द आर्टिस्टिक सेंस ऑफ दोज पीपल. ओके, सो दैट कैन बी रिटन इन योर बॉडी पार्ट. कंक्लूजन में क्या हो सकता है, तो दिस because of this grand character or the grand nature of this artistic development during this period, we can say that these temples are part of UNESCO World Heritage Site. अगर इंट्रोडक्शन में वो नहीं लिखा है तो कंक्लूजन में लिख दो. मीन्स इन 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 एनी वे यू कैन यूटिलाइज दिस एस्पेक्ट. ठीक है, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. सो 10 मार्कर में यही 3 क्वेश्चंस थे एंड 150 वर्ड्स ईच. अगर क्वेश्चंस का नेचर देखा जाए तो दे वर प्रिटी डायरेक्ट. आईवीसी बहुत डायरेक्ट था. इवन अकबर की रिलीजियस पॉलिसी में इट इज वन थिंग विच वी स्टडी थॉरली इन आवर क्लासेस एंड येस दैट इज ऑल्सो डूएबल. बट हाँ, हमें क्योंकि एग्जामिन करने को बोला था तो कुछ एस्पेक्ट्स को हमें देखना पड़ेगा. हम डायरेक्ट ABCD नहीं लिख सकते हैं पॉइंट्स को. दैट इज वन थिंग विच वी नीड टू फोकस अपॉन. एंड थर्ड वन, स्कल्पचर आर्ट ऑफ योर चंडेला पीरियड, द फीचर्स एंड ऑल वी हैव सीन. एंड प्लीज रिमेंबर, क्योंकि स्पेशली पेपर जो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 है वहां पे हाउ बेटर यू प्रेजेंटेड योर थॉट्स एंड हाउ बेटर यू डेल्ट विद द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, दैट विल डिसाइड द मार्क्स. अदरवाइज सबको लगेगा कि हमने सारे क्वेश्चन, सारे आंसर सही लिखे हैं, बट फिर भी मार्क्स जेनरिक मिलेंगे अगर आपने कमांड वर्ड्स को कैटर नहीं किया तो. अगर आपने, बिकॉज कंपैरेटिव एनालिसिस होगी, जब भी एग्जामिनर चेक करेगा तो आप में से जो बेटर लिखेगा उसको मार्क्स मिलेंगे एंड जो जेनरिक लिखेगा उसे फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे. सो दैट विल डिसाइड योर एक्चुअल मार्क्स. ओके, नाउ कमिंग टू योर 15 मार्कर्स. क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो महात्मा ज्योतिराव फूले's राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स टच्ड इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल subaltern classes. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये subaltern classes में कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं. अंडरस्टैंड, अगर ये क्लैरिटी मिलेगी तब फिर हम ज्योतिराव फुले के वर्क को इनसे लिंक कर पाएंगे. सबाल्टर्न क्लासेस में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द योर lower caste people, that is your Shudra and your Ati Shudra, that is one thing. Then we are also going to talk about your peasant class, because Jyotiba Phule, he was one person who vehemently opposed the exploitation of peasants by the zamindars and all, and he has written this or he has highlighted that aspect in his pamphlets as well as your newspaper. Deshbandhu newspaper was the one which was started by him. So there he took up the peasants cause also. तो peasants को एक क्लास की तरह डिस्कस कर लेंगे, your lower caste and your अति शूद्र ये डिस्कस कर लेंगे. Then third हम women को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, because they were also part of your exploited group for which Jyotirao Phule or Jyotiba Phule worked along with his wife Savitribai Phule. Understood? So these dimensions you need to cover in this answer. Jyotirao Phule's writings and efforts. So again writings भी बोला है तो यहाँ पे examples बहुत जरूरी हैं, आपको लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन सी राइटिंग. से फॉर एग्जाम्पल आप सार्वजनिक सत्य धर्म की बात करोगे, आप ऑफकोर्स वर्क में सत्य शोधक समाज की बात करोगे, दीन बंधु, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द न्यूज़पेपर, all of that need to be highlighted. ठीक है, so how you can start, again let's see the same thing. इंट्रोडक्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन हम ज्योतिबा फुले के जो बिगनिंग है, मीन्स ही वॉज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड द फर्स्ट रेडिकल एंटी कास्ट मूवमेंट, एंड ऑल्सो
tackled, or you can say raised his voice against all the exploited groups. ठीक है, against the exploitation of all the ग्रुप्स में अगेन वुमेन एंड ऑल, ये वाली चीज। तो बहुत बहुत सिंपल सा बिगनिंग में हम ये लिख सकते हैं दैट ज्योतिबा फुले started the first radical anti-caste movement in 1870s along with his wife। ठीक है, एक बहुत जेनरिक सा इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं। टाइम पीरियड दिखा दिया, एंटी कास्ट मूवमेंट फर्स्ट रेडिकल दिखा दिया, सो दोज थिंग्स कैन, और इफ यू वांट सत्यशोधक समाज भी हम इनके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। देन बॉडी पार्ट में वी नीड टू 1 2 3 4 करके सारे स्टेप्स को दिखाएंगे। सो पहला एंटी कास्ट में व्हाट वाज हिज वर्क? सो इट डिमांडेड एनहिलेशन ऑफ योर कास्ट सिस्टम। अगर कास्ट सिस्टम एनहिलेट हो जाएगा तो ऑल द डाउन ट्रोडन, जो भी आपका शूद्र हैं या द शो कॉल्ड अति शूद्र अनटचेबल्स, वो सब फिर अपलिफ्ट हो जाएंगे। सो व्हाट ही डिमांडेड? एनहिलेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, फर्स्ट थिंग। Second, what was the argument he gave in favor of it? कि this system was non-indigenous in nature and used by the Aryans to exploit the indigenous people. So that you need to highlight. That's the first dimension. Anti-caste movement वाला दिखाएंगे, and कौन से subaltern class के लिए वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसके upliftment की बात कर रहे हैं? Of course your शूद्र and अति शूद्र. That you need to highlight. Then सेकेंड डायमेंशन जो है वो आपका विथ रिस्पेक्ट टू योर पेजेंट्स होगा। पेजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने हाईलाइट किया अपने पैम्पलेट्स और अपने न्यूज़पेपर में, एंड डिमांडेड देयर अपलिफ्टमेंट, दैट इज ऑल्सो देयर। देन थर्ड आपका वुमेन में विद द सपोर्ट ऑफ हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले ही ओपनड योर गर्ल्स स्कूल एट पुणे। Okay, and all of that you need to, even female infanticide को challenge किया, female infanticide के against he started a movement. So related to your education, movement against your female infanticide, all of that you need to highlight. So you can see the groups, क्योंकि अभी subaltern classes की अगर हम बात करें तो उसमें यही तीन ग्रुप्स हैं जो कास्ट बेसिस के रेस्पेक्ट में हम शूद्र और अतिशूद्र की बात करेंगे, एंड देन पेजेंट्स बिकॉज दे वर द एक्सप्लॉयटेड ग्रुप। अभी कोई वर्किंग क्लास और वर्कर क्लास एज सच है नहीं, सो दैट इज नॉट द थिंग विच फॉर हुज अपलिफ्टमेंट ही वर्कड, एंड द थर्ड ग्रुप विल बी योर वुमेन। Understood? And conclusion क्या होगा? Due to his efforts, of course, we can say that he was the pioneer in this field of your social upliftment, in a field of your social religious reform movement, because he started this movement whose fruits, or you can say whose results we are enjoying today in this society. अभी भी problems हैं, but yes, the problems have been reduced extensively. स्टार्ट कहां से है? यहां से है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कंक्लूड करने का? दूसरा तरीका इस रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि द मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय ज्योतिबा फुले इज नॉट येट कंप्लीट, बिकॉज वी हैव नॉट सीन एंड ऑफ योर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सबाल्टर्न क्लासेस इवन टुडे, सो वी नीड टू कंटिन्यू इट इन आवर ओन वे। ऑल ऑफ दैट कैन बी, मतलब इन बोथ द वेज यू कैन कंक्लूड। आगे फॉरवर्ड लुकिंग होके दिखा सकते हो या फिर उसका इंपैक्ट जो क्रिएट हुआ है वो दिखा सकते हो। कंक्लूजन में दोनों ही तरीके से यू कैन हाईलाइट। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 इन योर पेपर। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो दैट इज अ मोर डायरेक्ट वन, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, जहां पे आपको
कंसोलिडेशन प्रोसेस की बात हुई है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से डायरेक्ट जो हमारा सिलेबस है कंसोलिडेशन, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है एंड एक मोर ब्रॉडर वे में क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, वेयर द एग्जामिनर ट्राई टू आस्क यू और टच ऑल द डायमेंशंस कि पॉलिटिकली क्या काम हुआ कंसोलिडेशन के लिए, इकोनॉमिकली क्या काम हुआ कंसोलिडेशन के लिए, इवन एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन में क्या काम हुआ कंसोलिडेशन के लिए। ओके, सो इट इज अ प्रिटी डायरेक्ट वन। पॉलिटी में ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ योर प्रिंसली स्टेट्स सबसे प्रोमिनेंट काम है। एंड जब हम देखो टाइम पीरियड देखो, ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस। अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस में हम 1970s और 1980s की बात नहीं करेंगे, प्लीज रिमेंबर। ओके, इट विल बी योर 1950s वाला, 47 से लेके 50s वाला जो जोन है, अर्ली 60s तक नेहरूवियन एरा, दैट इज व्हाट यू कैन से इन अर्ली इन अदर वेज नेहरूवियन एरा, उसकी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो पॉलिटी में you can say that consolidation of your integration of princely states is the most and the most prominent discussion development. Then second one of course constitution making, वो डिस्कस करोगे ब्रीफली, बिकॉज इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में इनको डिस्कस करना होगा। थर्ड, डिस्कशन ऑन लैंग्वेज इशू, ठीक है, लैंग्वेज इशू दैट इज ऑल्सो वन थिंग। अगर आपको इमीडिएट प्रॉब्लम्स पता है ना तो आप इमीडिएट फिर ये कंसोलिडेशन कर सकते हो। इमीडिएट प्रॉब्लम में यही था कि कैसे इंटीग्रेट करोगे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे फ्रेम होना है, ऑल ऑफ दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। एंड देन थर्ड वन वाज लैंग्वेज प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, एंड फोर्थ वन वाज जो हमारी क्राइसिस हुई थी, क्राइसिस क्या थी, रिफ्यूजी क्राइसिस, जो पार्टीशन के टाइम में जो कम्युनल वायलेंस हुआ उसकी वजह से जो रिफ्यूजी क्राइसिस बनी, उसको कैसे रिजॉल्व किया ड्यूरिंग दैट पीरियड, ऑल ऑफ दैट वी नीड टू हाईलाइट। तो पॉलिटी में यही चार चीजों को अगर डिस्कस कर लोगे इट विल बी क्लियर। सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इफ आई से, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में यू कैन हाईलाइट 4 हेडिंग्स। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सेकेंड वन, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। देन थर्ड, तीसरा आपका लैंग्वेज इशू और लैंग्वेज प्रॉब्लम, एंड फोर्थ वन इज योर रिफ्यूजी क्राइसिस। रिफ्यूजी क्राइसिस पॉलिटिकल में ये डायमेंशंस। दूसरा, पॉलिटिकल के बाद क्या है आपका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या डिस्कस कर सकते हैं, सबसे पहले आपका योर मिक्स्ड इकोनॉमी महालानोबिस मॉडल, उसे डिस्कस करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी महालानोबिस मॉडल, एंड वहाँ पे जो हमारा हेवी इंडस्ट्रीज पे जो फोकस है उसको हाईलाइट करेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट डायमेंशन। ओके, सो मिक्स्ड इकोनॉमी एंड हेवी इंडस्ट्रीज। कुछ एग्जांपल्स जैसे हमारा आयरन स्टील प्लांट जो भी लगे उस टाइम, उसको हाईलाइट करेंगे। देन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारे कुछ कैनाल्स डेवलपमेंट हम वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड तो कैनाल इरिगेशन, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। देन एग्रीकल्चर में ही हम लैंड रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स आर डेफिनेटली वन थिंग जहाँ विच वॉज एन एफर्ट फॉर कंसोलिडेशन ऑफ दिस कंसोलिडेशन एफर्ट आई वुड से, जहाँ पे वी कैन डिस्कस योर एबोलिशन ऑफ जमींदारी, टीनेंसी रिफॉर्म्स, ऑल ऑफ दैट नीड टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर। देन थर्ड, यहाँ क्योंकि कंटेंट इतना है तो यू नीड टू सी कि मैक्सिमम चीजें मिनिमम वर्ड्स में लिखना है। दैट्स द केस बिकॉज 250 वर्ड्स में ये सारी चीजें अगर बहुत इलाबोरेट करने लगे तो इट विल किल योर टाइम एंड यू विल ब्रीच द वर्ड लिमिट, दैट शुड नॉट बी डन। इकोनॉमिक के बाद एजुकेशन में आपका
हायर एजुकेशन पे फोकस दिखाओगे, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में आईआईटीज एंड एम्स का एस्टैब्लिशमेंट दिखाओगे, एजुकेशन में फिर एजुकेशन कमीशन जो बनी है उस टाइम में दैट यू विल हाईलाइट। तो प्राइमरली हायर एजुकेशन स्पेशली जो फोकस रहेगा वो हमारा हायर एजुकेशन पे है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो इस पीरियड में बनी है उसको भी हाईलाइट करेंगे हम। देन एजुकेशन के बाद लास्ट वन वाज योर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन में नाम, देन पंचशील इसको हाईलाइट करेंगे हम। अंडरस्टूड? सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू डिस्कस ओवर हियर। Trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy. So, और अब क्योंकि ट्रेस बोला है तो ट्रेस तो कर लिया, बस उसमें हमें लास्ट में आते आते अर्ली कंसोलिडेशन कितना सक्सेसफुल हुआ कितना नहीं हुआ वो हमें कंक्लूजन में 2 पैराग्राफ्स में दिखाना पड़ेगा कि अर्ली फेज का जो एस्पेक्ट था वो क्या हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को सडन ला पाया। तो हमें फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान में तो दिखता है, बट उसके बाद हमारी ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में क्या दिक्कतें हैं, तो ब्रीफली वो जो चैलेंजेस फेस किए ना वो 2 पैराग्राफ में आपको हाईलाइट करना होगा। बट मेजर जो फोकस है वो इन चारों चीज़ों के मीन्स व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द स्टेप्स विच वर टेकन बाय गवर्नमेंट। The last question is from world history, that is your French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. Explain. So यहाँ पे इसको critically analyze नहीं करना है, यहाँ explain करना है। तो enduring relevance means continuous relevance है इस contemporary world के लिए, वो highlight करो आप। ओके, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एक बार यूपीएससी पहले ही पूछ चुका है उसी से रिलेटेड है। वहां पे यूपीएससी ने सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 21st सेंचुरी और प्रेजेंट वर्ल्ड पूछ लिया था। एंड अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन को सेपरेट करके दे हैव आस्क्ड द सेम थिंग्स बट इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस में What we need to see, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होगा हमारा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला है, तो इंट्रोडक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिफाइन कर दो। डिफाइन अगेन हर जब भी आप तैयारी करो तो हर इवेंट का एक डेफिनेशन याद रखो। से फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपहीवल इन फ्रांस बिटवीन 1789 to 1799 which changed the global order। ऐसा कर लो, या फिर डायरेक्ट वहीं पे रुक जाओ, मीन्स बिकॉज वी कैन नॉट इलाबोरेट टू मच। तो स्मॉल 20 वर्ड इंट्रोडक्शन। सो जनरल फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन, या फिर इंट्रोडक्शन में एक लाइन ये लिख सकते हैं दैट इट एंडेड दिस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड लेट birth to your republican and all democratic form of government. All of that can also be highlighted. So intro simple, not more than 20 words. Body part में we can start with the first declaration of rights of men and citizen। ठीक है, सो इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स से स्टार्ट करो। यहां दिखाओ कि कैसे जो ये डिक्लेरेशन है इट fights or it actually emphasizes on the rights of liberty, or you can say an individual right. Then it also emphasizes on the right of property. So all of that you need to highlight। कैसे फिर ये आपके freedom of expression की बात कर रहा है, how it is emphasizing or you can say implementing the ideas of John Locke। Okay, natural rights की जो बात है लॉक के, that is being reflected in this। even the ideas of your Voltaire and Rousseau is being found in this declaration of rights। So यहाँ पे
हाईलाइट करेंगे एक पैराग्राफ व्हाट इट डिड एंड देन इसी का नेक्स्ट पैराग्राफ कि हाउ इट इज रेलेवेंट इन 21st सेंचुरी इन दिस कंटेम्प्ररी वर्ल्ड बिकॉज दीज आर द राइट्स फॉर विच वी सी दैट मेनी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस एंड योर नेशंस आर फाइटिंग. ओके, सो दैट यू नीड टू हाईलाइट ओवर हियर. तो पहला एस्पेक्ट जो होगा वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन होगा. दूसरा नेशनलिज्म. दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट जो है पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही तो आया है. यहां से इस आइडिया का बर्थ हुआ एंड देयरफॉर जो पूरा 19th सेंचुरी है 1789 टू 1799 ये 19th सेंचुरी एंड योर 20th सेंचुरी यूरोप का मैप चेंज हो गया ना. नेशनलिज्म यहां पे कैसे रिफ्लेक्ट होता है पहले वो हाईलाइट करो. नेशनल फ्लैग है, आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं कि एक नेशन, फ्रांस एज अ नेशन एग्जिस्ट करता है और ये जो आइडिया है ये पूरे यूरोप के मैप को चेंज करता है. एंड इवन इन 20th सेंचुरी आपका ये आइडिया यूरोप के मैप को इम्पैक्ट कर रहा है. फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो किया ही, उसके बाद भी उसका इम्पैक्ट दिखता है. So declaration of rights, then nationalism, then third nationalism के बाद third will be your I would say democracy. The people है ना. ये जो डेमोक्रेसी वाला जो एस्पेक्ट है वहां पे यू कैन इवन हाईलाइट दैट द आइडिया ऑफ रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड ऑल. सो यहाँ से this idea of democracy was also promoted and of course we see that in today's world this democracy, this idea of democracy holds or need to be protected in many cases, need to be promoted in many cases. That's the thing which you need to highlight. Okay, so democracy के बाद your liberty, equality and fraternity. So these are the things, liberty, equality and fraternity. ये French Revolution it impacted or it influenced the revolution in every part of the world thereafter. चाहे नेशनल मूवमेंट हो तो भी वहां पे लिबर्टी एंड दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी ये जो आइडियाज हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, डेफिनेटली इट होल्ड्स सिग्निफिकेंस. कुछ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं. एग्जाम्पल इक्वालिटी को ही डिफरेंट टर्म्स में हम सोशल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड ऑफ कोर्स इट्स एक्चुअली द इक्वालिटी बिटवीन द पीपल living inside nation and in general among the people है. तो for that we are still thriving to achieve that. So इसकी importance आज भी है. So all of this you need to highlight. Okay, so this should be your answer. Concluding remarks में क्या रखोगे? That the foundation of this modern world was laid by the revolutions like French Revolution and the features of this today's era is reflecting those ideas only. ठीक है, so that's how you can conclude. Okay, with this I will wrap up the discussion, but at the end I want you to know कि जो वो लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अगले साल मेंस देंगे या अगले साल एग्जाम में अपीयर होंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, so what should be your approach for your history in GS? One thing is always focus on द बेसिक्स फर्स्ट. ठीक है, मेंस के लिए आपको कंसोलिडेशन पे फोकस करना है, कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज एंड एट द सेम टाइम आर्ट एंड कल्चर. यस, क्वेश्चन आया है आर्ट एंड कल्चर से बट बहुत ज़्यादा नहीं है. एक आईवीसी आर्किटेक्चर है
प्रिटी डायरेक्ट वन, एक स्कल्पचर आर्ट है चंडेलर्स का। उसके अलावा रिलीजन ऑफ अकबर मींस मिडाइवल एंड एंशिएंट से हमें इन जनरल जो सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स हैं उन पे भी फोकस करना है। एंड इट्स नॉट कि हम लोग सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एस्पेक्ट पे ही फोकस रखेंगे, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड ये एक लर्निंग है। किसी भी सेक्शन को वी कैनॉट स्किप। यू कैन सी एंशिएंट से क्वेश्चन है, मिडाइवल से क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया में ज्योतिबा फुले एंड सत्यशोधक समाज, दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। वो मॉडर्न से एक क्वेश्चन पूछा गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा, तो हर एक डायमेंशन को टच किया है। सो यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ दीज सेक्शंस ऑफ योर हिस्ट्री। एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चंस का नेचर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। If you have studied it properly, you will be able to write a decent answer. Okay, so thank you and all the best for your next year exam. Thank you.